हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2021 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से लेकर के 2020 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही राजन सीरीज को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख लेंगे। उन सभी वीडियोस का या क्लास का पीडीएफ नोट आप हमारे टेलीग्राम चैनल PH0099 क्लासेस से फ्री में प्राप्त कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हिंदी जो हमारा है ये सष्टम प्रश्न पत्र है, जिसके लिए एग्जाम टाइम में 1 घंटे का समय मिलता है और टोटल पूर्णांक 25 का होता है, जिनमें कम से कम 12 लाने अनिवार्य होते हैं। उसके बाद में आप 25 में 25 भी ला सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारा शुरू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। पहला हमारा है आंसू किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो अगर हम आंसू की बात करें तो ये हमारा है जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू हमारा है जयशंकर प्रसाद की रचना है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है प्रत्येक शब्द में संधि है। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि। ऑप्शन दिया गया है दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। तो अगर हम प्रत्येक शब्द में संधि की बात करें तो ये हमारा होगा बी, यानी कि यड़ संधि। ये हमारा होगा यड़ संधि। तो इसमें इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है राहुल सानकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वियोगी हरि। तो बसेरे से दूर अगर हम देखें तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन के जो है अन्य कृतियां देखते हैं या इसी में देखते हैं। इसके 4 खंड हैं बसेरे से दूर तक, जिनमें से आपका है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और जो है 10 द्वार से सोपान तक इत्यादि। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है राम शब्द का पंचमी विभक्ति जो है एक वचन रूप है। ऑप्शन दिया गया है रामः, रामेभ्या, रामस्य और रामात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामात जो शब्द है ये आपका राम शब्द का पंचमी और एक वचन रूप है। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है आधुनिक युग की जो है मीरा किस कवियत्री को कहा जाता है। किस कवियत्री को कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और शिवानी। तो अगर हम इस प्रश्न का राइट आंसर देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा जो है ये महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर शुरू होता है हमारा यहाँ से अत लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6 से। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है। इसमें को कारक बताना है। तो संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना पाया जाता है वहाँ अपादान कारक होता है। यानी जहाँ एक चीज होती है दूसरी चीज से अलग होती है तो वहाँ अपादान कारक पाया जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वह दिल्ली से आया, चिड़िया पेड़ से उड़ गई। तो ये सभी जो है हमारा होता है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना जो है पाया जाता है वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, चिड़िया पेड़ से उड़ गई, वह दिल्ली से आया, ये सभी होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो अगर हम कंठ ध्वनियों की बात करें तो कंठ ध्वनियाँ गले के सामने की ओर का उभरा हुआ भाग कंठ कहलाता है। यानी जो गला हमारा होता है उसमें जो उभरा हुआ भाग होता है सामने की तरफ वो कंठ कहलाता है। यहाँ से जिन शब्दों का उच्चारण होता है उन्हें कंठ कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका दोनों आ आता है यानी छोटा बड़ा है, पूरा का वर्ग यानी का खा गा घा अंगा तथा विसर्ग और हा, ये सभी आपके आते हैं कंठ में।
इसका एक सूत्र होता है अकुहु विसर्जनिया नाम कंठा। अकुहु विसर्जनिया नाम कंठा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हार शब्द में प्रत्यय जोड़ते हुए दो शब्द बनाइए। हार शब्द में प्रत्यय जोड़ते हुए दो शब्द बनाइए। तो अगर हम हार में प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी उपसर्ग जोड़ना है। उपसर्ग जोड़ना जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। तो हार शब्द में अगर हम लोग उपसर्ग जोड़ेंगे तो उसमें हम लोग जोड़ेंगे प्रा। प्रा प्लस हार प्रहार हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा आ प्लस हार बराबर आहार हो जाएगा। ये हमारा उपसर्ग हो गया, ये मूल शब्द, ये उत्पन्न शब्द, और ये आपका हो गया अर्थ। तो प्रा प्लस हार बराबर प्रहार हो गया, जिसका मतलब होता है हमला करना। आ प्लस हार बराबर आहार, जिसका मतलब होता है भोजन। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचा सूक्त का हिंदी में अर्थ लिखिए। हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचा, इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। तो देखिए, हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचा, यानी कि जो वाणी हितकर हो और कानों को सुनने में प्रिय भी हो, ऐसा वचन, अर्थात जिसमें दोनों गुण हो, ऐसा मिलना जो है कठिन है, क्योंकि प्रायः जो वचन हितकारी होते हैं वह मन को प्रिय लगने वाले नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका जो है हिंदी में अर्थ। जो वाणी हितकर हो और कानों को सुनने में प्रिय हो, वैसा वचन, अर्थात दोनों गुण हो, जो दोनों गुण हो, ये मिलना जो है कठिन है, क्योंकि प्रायः जो है जो वचन हितकारी होता है वो मन को प्रिय लगने वाला नहीं होता है। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी गद्य साहित्य की किन्हीं चार विधाओं का नाम लिखिए। तो आप चार विधाओं में कोई भी लिख सकते हैं, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्ताज, जीवनी, संस्मरण। तो इसमें कोई भी आप लिख सकते हैं, जिनमें से चार यहाँ लिखा गया है, जिसमें पहला का उपन्यास, कहानी, नाटक और एकांकी। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, नदी एवं आकाश शब्द के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। तो अगर हम नदी का देखें तो वाहिनी, सरिता, तरंगिणी। आकाश का हमारा नभ, अंबर, व्योम, गगन, ये सभी हो जाएगा। एक साइड हमारा शब्द लिखा है और एक साइड पर्यायवाची। नदी का आपका सरिता, तरंगिणी, वाहिनी। आकाश का नभ, अंबर और व्योम। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 12 से। कबीर दास का जो है संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उनकी रचनाओं का जो है उल्लेख कीजिए। तो देखिए, कबीर दास जी जो हैं ये हिंदी साहित्य जगत के भक्ति काल के निर्गुण भक्ति के जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में जो साहित्य के विद्वानों में आज भी परस्पर मतभेद है। यद्यपि इनका प्रमाणिक साक्ष्य के आधार पर इनका जन्म सन जो है 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में हो गई थी। कबीर दास जी जो है हिंदी साहित्य जगत के भक्त काल के निर्गुण भक्ति के जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में साहित्य के विद्वानों में आज भी परस्पर जो है मतभेद है। यद्यपि प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर इनका जन्म जो है सन 1998 ईस्वी में काशी में, और मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में हुआ था। इनका साहित्यिक परिचय है, तो कबीर दास जी जो पढ़े लिखे नहीं थे, अर्थात अनपढ़ थे। यह बात जो है उनके कहे गए दोहों से प्रमाणित होता है। दोहा इनका दिया गया है, मस कागज छुयो नहीं और कलम गयो नहीं हाथ, कलम गही नहीं हाथ। कबीर दास जी ने जो भी उपदेश दिए उसका संग्रह जो है उनके शिष्यों द्वारा बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। बीजक के तीन भाग हैं, साखी, सफद और रमैनी। इनकी रचनाएं आपके हैं, तो कबीर की साखियाँ, दोहावली, रहना नहीं, देश बिराना, ये सभी इनकी जो है रचनाएं हो गई। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, संस्कृत भाषा के उच्चारण में दोष के 5 कारण बताइए। संस्कृत भाषा में उच्चारण के जो है 5 कारण बताना है। उच्चारण के दोष में 5 कारण। तो पहला आपका है, भाषा में उच्चारण पारिवारिक तथा अनुकरण द्वारा होता है। पहला हमारा है, जो भाषा का उच्चारण है वो पारिवारिक तथा अनुकरण द्वारा होता है, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा है, भाषा में उच्चारण दोष के लिए कंठ, तालु, जीवा आदि ध्वनि यंत्रों का है दोषपूर्ण होना भी हो सकता है। तीसरा है, संस्कृत ध्वनियों तथा
उनके उच्चारण स्थानों के ज्ञान में अपूर्णता। नेक्स्ट हमारा है ध्वनि व्यवस्था, स्वराघात, बल, लय, विराम, गति आदि उच्चारण अवयवों को ज्ञान का अभाव होना। 5 है संस्कृत भाषा के उच्चारण को क्षेत्रीय भाषाओं का उच्चारण भी प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 6 हमारा शिक्षित परिवारों को अशिक्षित परिवारों के बच्चों द्वारा भी परिवार में बड़े द्वारा दोषपूर्ण उच्चारण का अनुकरण जो है या अनुसरण कर संस्कृत भाषा का दोषपूर्ण उच्चारण जो है शुरू कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, इसमें करना है निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद कीजिए। पहला हमारा है विद्यालय, महोत्सव, रमेश, पवन और यद्यप। तो देखिए अगर हम विद्यालय का देखें तो विद्यालय का हमारा होता है विद्या प्लस आलय, जिसमें दीर्घ स्वर संधि होता है। दूसरा महोत्सव दिया गया है तो महा प्लस उत्सव महोत्सव हो जाता है, ये हमारा गुण संधि का हो गया। रमेश का अगर हम देखें तो रमाह प्लस ईस हो गया, जिसमें आपका गुण स्वर संधि होता है। पवन में देखें तो पो प्लस अन पवन होता है, इसमें आयादी स्वर संधि है। यद्यपि में आपका यदि प्लस अपि होता है तो आपका यड स्वर संधि होता है। विद्यालय में विद्या प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि, महोत्सव में महा प्लस उत्सव गुण स्वर संधि, रमेश का आपका रमा प्लस ईस है गुण स्वर संधि, पवन में आपका पो प्लस अन तो आयादी स्वर संधि, यद्यपि में यदि प्लस अप तो यड़ स्वर संधि। प्रश्न नंबर 15 है यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? हिंदी के किसी एक यात्रा वृत्तांत का नाम एवं उसके जो है लेखक का भी नाम बताइए। उसके लेखक का भी नाम बताइए। चलिए देखते हैं यात्रा वृत्तांत। तो यह हिंदी गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक या संबंधित रचनाकार उन स्थलों के बारे में जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यात्रा वृत्तांत से है जो है यात्रा वृत्तांत से सीधा सा तात्पर्य है कि लेखक के यात्राओं का अनुभव संग्रह। यात्रा वृत्तांत के श्रेष्ठ लेखक जो हैं लेखक के रूप में राहुल सानकृत्यायन जी को जो है हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो इसके लेखक का क्या नाम हो जाएगा? इसके एक लेखक हैं आपके राहुल सानकृत्यायन। यात्रा वृत्तांत के लेखक तो राहुल सानकृत्यायन। इनकी रचना है यथार्थो घुमक्कड़, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा और रूस की जो है 25 मांस। प्रश्न नंबर 16 है मौन वाचन के उद्देश्य बताइए। मौन वाचन के क्या उद्देश्य होते हैं? तो मौन वाचन तो जिसे आत्म पाठ भी कहा जाता है, यानी मौन वाचन को आत्म पाठ भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है शब्दों को बिना बोले अपने मन में पढ़ता है। यह एक जो है महत्वपूर्ण कौशल है जो पढ़ने की गति और समझ को जो है बेहतर बनाने में मदद करता है। मौन वाचन का उद्देश्य देखते हैं तो तथ्यों को संस्मरण में जो है शक्ति में विकास करना, तथ्यों के स्मरण में जो है शक्ति का विकास करना, बोध ज्ञान की गति में वृद्धि करना। तीसरा है पढ़े गए वाक्य या वाक्यांश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। 4 है पढ़ने की गति को तीव्र करना। फिर हमारा है विद्यार्थियों में शब्द तथा सूक्ति भंडार की वृद्धि करना। फिर है मौन वाचन से जो है पढ़ने की गति में वृद्धि होता है। यह शब्दावली को विकसित करने तथा भाषा की समझ को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब व्यक्ति मौन वाचन में कुशल हो जाता है तो उसका आत्मविश्वास जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है नीति पर श्लोक का जो है यहाँ अर्थ बताना है। श्लोक है अयम निजा परोवेद गणना लघु चेतसाम। फिर आपका है उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका हमको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हमारा होगा अपना पराया ऐसी गणना जो होती है छोटे चित्र वाले ही व्यक्ति करते हैं, छोटे चित्र वाले व्यक्ति ही करते हैं, जबकि उदार हृदय यानी चित्त वाले व्यक्ति जो है सारे जगत के लोगों को अपना ही परिवार मानते हैं, अपना ही परिवार मानते हैं। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। अभिता, ध्रुवम, स्वा और सांप्रातम। इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। तो देखिए अभिता का मतलब होता है दोनों ओर,
ध्रुवम का मतलब होता है अवश्य, स्व का मतलब होता है कल, और सांप्रतम का मतलब होता है अब। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आप इस क्लास का PDF नोट टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर लेंगे। यदि आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।